हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे, हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। ठहराव मतलब जैसे हम किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं, जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए आता है तो अल्प विराम होती है। देखें, किसी वाक्य को पढ़ते हैं, तिथि लिखते समय जैसे 26 जनवरी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर क्या कहते हैं हम? 2024। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है? ठहराव। किसी वाक्य को हम तुरंत ना बोले, जैसे एक साथ मैं पढ़ूं, जब वाक्य की शुरुआत में हाँ, नहीं, सचमुच, निसंदेह, अच्छा आदि शब्द ऐसे पढ़ दें किसी वाक्य, तो कोई ठहराव नहीं है। अब जब हम इसी वाक्य को पढ़ते हैं तब कैसे पढ़ेंगे? जब वाक्य की शुरुआत में, फिर यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, हाँ, फिर थोड़ा सा रुके, अल्पविराम दिया है, फिर नहीं, थोड़ा सा रुके, सचमुच, निसंदेह, अच्छा आदि शब्द हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए जहाँ पर अल्पविराम का चिन्ह दिया है, ये ठहराव की स्थिति के लिए दिया है। कुछ समय के लिए रुकते हैं, हम किसी वाक्य को लगातार नहीं पढ़ते, उसमें कुछ समय के लिए ठहराव करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? विराम चिन्ह। सबसे पहले देखते हैं हम अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है? जब वाक्य में, अल्पविराम देखें, जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। जैसे हम क्या लिखते हैं? तिथि लिखते हैं 26 जनवरी 2024। अब इसी वाक्य को कहते हैं कि 26 जनवरी 2024, तो हम ठहराव नहीं लिए। अब इस वाक्य में हम रुकते हैं 26 जनवरी, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बोलेंगे 2024। इसमें देखिए चैत्र सप्तमी, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बोलेंगे संवत। अब ये हो गया। उसके बाद देखते हैं जब वाक्य की शुरुआत में क्या आता है? वाक्य की शुरुआत में हाँ, नहीं, सचमुच, निसंदेह, अच्छा आदि शब्द हैं आते हैं, तो क्या होगा? अल्पविराम लगेगा। देखो कैसे वाक्य दिया है यहाँ पर, अच्छा, यहाँ देखिए, अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए रुके। ये अल्पविराम चिन्ह होते कैसे हैं? ऐसे ऐसे, ये क्या है? अल्पविराम का चिन्ह है। अच्छा, ठीक है। दूसरा वाक्य देखें, हाँ, हाँ यहाँ पर लिखा है हाँ, ठीक है, तो हाँ के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद बोलेंगे ठीक है, एक साथ। यहाँ पर कोई अल्पविराम नहीं लगा है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने पर लगाते हैं। जब और का बोध हो, जैसे देखिए यहाँ राम, मोहन और गणेश बाजार गए, तो यहाँ पर राम और मोहन के बीच में देखिए, यहाँ पर देखें, अगर हम राम मोहन ना लगाएं तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता? हमें राम और मोहन लिखना पड़ता, और फिर यहाँ पर क्या करते? फिर राम और मोहन, फिर ऐसे कॉमा करके गणेश करते क्या, तो ये हमारा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। हम कैसे लिखेंगे इसको? जैसे हम 4 लोग गए, राम, फिर और कौन गए हैं? जैसे लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण, फिर यहाँ पर लिखेंगे राम, लक्ष्मण और सीता, और सीता जी, सीता जी वन गए, वन गए। अब इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर राम, लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में क्या आया? अल्पविराम। उसके बाद क्या लिखे हम इसको? और से। अब यन इसे ना लिखकर राम, लक्ष्मण, फिर कॉमा लगा कर क्या लिखते? सीता लिखते। अब यहाँ देखिए अर्धविराम में क्या होगा? अर्धविराम में जब वाक्य में अल्पविराम से थोड़ा अधिक ठहराव होगा, इसमें वाक्य में क्या होगा? अल्पविराम से थोड़ा और अधिक होगा। और अर्धविराम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अर्धविराम का चिन्ह है। यहाँ देखिए, जिन वाक्यों में किंतु, परंतु, वरन, क्योंकि, इसलिए, फिर भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, यह बात करती
वह बात करती किंतु मौका नहीं मिल पाया। वह बात करती किंतु मौका नहीं मिल पाया। यहाँ देखें इसको कब लगाना है, यहाँ पर देखिए क्या आया, किंतु आया। और वाक्य के पहले वह बात करती, इसके बाद लगाएंगे हम अर्धविराम। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किंतु मौका नहीं मिल पाया। कैसे शब्द आएंगे इसमें, किंतु, परंतु, वरन, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्द का प्रयोग होगा। वह फेल होता रहा, यहाँ देखिए वह फेल होता रहा। फिर भी मेहनत नहीं करता था। यहाँ देखिए फिर भी, इस भी को काट देंगे, 2 बार लिख गया है। फिर भी मेहनत नहीं करता था। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, फिर भी, क्या आया है, फिर भी। और इस फिर भी के पहले इस अर्धविराम को लगाना है ऐसे। फिर देखिए पूर्ण विराम क्या होता है, जब वाक्य पूर्णता से समाप्त हो जाए। जैसे राम ने मुझे खाना दिया, वाक्य पूरा हुआ, तब हम यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। ये कौन सा चिन्ह है हमारा, पूर्ण विराम का चिन्ह है। फिर अपूर्ण विराम में क्या होगा, इसे उपविराम या न्यून विराम भी कहते हैं। अपूर्ण विराम को क्या कहते हैं, उपविराम या न्यून विराम भी कहते हैं। जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण देखिए, मुझे तेरी एक बात पता है। अब देखिए हम ऐसे किसी को बोलेंगे मुझे तेरी एक बात पता है, तो उसे आगे जानने की इच्छा होगी या नहीं कि क्या बात, इसे मेरे बारे में क्या बातें पता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये किसका चिन्ह है, अपूर्ण विराम का, या इसे ही क्या कहते हैं, अविराम भी कहते हैं या न्यून विराम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि तू कल स्कूल नहीं गया। ठीक है, मुझे तेरी एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया। इसमें क्या होगा, अपूर्ण होगा। और देखिए ये देखिए जब वाक्य में और बात जानने की क्या होगी, बात जारी रहे और आगे जानने की क्या होगी, इसमें इच्छा होगी। फिर प्रश्नवाचक में क्या होगा, प्रश्नवाचक, प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे। इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है, तुम कैसे हो, तुम कब आओगे, तुम कहाँ गए थे, ऐसे हम प्रश्न लगाएं तो क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय का चिन्ह कैसे रहता है, ऐसे। और जब हम किसी को संबोधन करते हैं तब भी किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय में देखें फिर हर्ष होगा, शोक होगा, करुणा होगा, भय होगा। विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाह क्या बात है, आप दीर्घायु हो, ऐसे शब्द आएंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे, विस्मय चिन्ह का। संबोधन में क्या होगा, ये देखिए संबोधन चिन्ह, ये दोनों चिन्ह एक जैसे रहते हैं। ये प्रश्न में मैं आपको कभी भी एक साथ नहीं पूछेंगे। सुनिए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, सुनिए, यहाँ आइए, ये कौन सा चिन्ह है, संबोधन। हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए, हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो कैसे चिन्ह का लगाते हैं, इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे। यहाँ वाक्य लिख देती हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करें। ठीक, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और पूर्ण विराम का। ये क्या है, हमारा संबोधन के लिए लगाएंगे, संबोधन चिन्ह है, संबोधन चिन्ह है। और इसी को क्या कहते हैं, और विस्मय चिन्ह भी कहते हैं। इसी को क्या चिन्ह भी कहते हैं, विस्मय चिन्ह। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या होगा, देखो ये ऐसे रहता है लाघव चिन्ह। यह संक्षेप प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग होता है। डॉक्टर शंकर, यहाँ लिखा है डॉक्टर शंकर। हम डॉक्टर पूरा लिखते तो कैसे लिखते हैं, डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर। और ये ऐसे डॉक्टर लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाघव चिन्ह है। ये संक्षेप रूप बनाने के लिए लिखते हैं।
इंजीनियर, देखो इंजीनियर प्रकाश, इंजीनियर को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखे हैं, ऐसे लाघव चिन्ह प्रदर्शित करके। हम किसी डिग्री को लिखते हैं, जैसे बीएड लिखें, एमए लिखें, बीए लिखें, बीएससी लिखें, बीकॉम लिखें, तो कैसे लिखते हैं हम, बी, यहाँ पे एक लाघव चिन्ह लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ए, ऐसे। तो ये किसका प्रदर्शन करने के लिए है, संक्षेप प्रदर्शित करने के लिए है। फिर आता है त्रुटि विराम चिन्ह। इसमें क्या होता है, ऐसे इसी को क्या कहते हैं, हंस पद। जैसे हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं और कोई त्रुटि हो गई तो यहाँ त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग करके उस वाक्य को ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ देखें, सुभाष चंद्र बोस जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखो यहाँ पर सेनानी हमारा छूट गया था, हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा दिए, हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह लगा दिए, फिर यहाँ लिख दिए सेनानी। तो ये हमारा क्या है, त्रुटि विराम चिन्ह है। जब हम किसी वाक्य को लिखते समय भूल जाते हैं या छूट जाता है तो त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद का प्रयोग करके उस वाक्य को ऊपर में लिख देते हैं। फिर आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे होते हैं, ऐसे जब एक शब्द का दूसरा शब्द विलोम होता है या द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं तब ऐसे करते हैं, या दो विपरीत शब्दों के बीच में लगाते हैं या विशेषण शब्दों के बीच में लगाते हैं। यहाँ देखें, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण क्या लिखते हैं हम, माता पिता, माता, फिर यहाँ एक योजक चिन्ह लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पिता। और किस में करते हैं, दो विशेषण शब्दों के बीच में करते हैं, जैसे मोटा एक विशेषण है, भारी एक विशेषण है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। दो विपरीत शब्दों के बीच लगाते हैं, दो विपरीत शब्द देखें, जैसे यहाँ लिखा है मोटा पतला, धरती आकाश, धरती का विपरीत क्या होता है, आकाश। तो उन दोनों के विपरीत जब हो, एक वाक्य के एक शब्द के विपरीत दूसरा शब्द हो तो बीच में क्या लगाते हैं हम, योजक चिन्ह। जहाँ का लोप हो, जहाँ का लोप हो, भारत, फिर यहाँ लगा एक योजक चिन्ह, फिर लिखा सभ्यता, विश्व, फिर देखिए यहाँ लगा है योजक चिन्ह, फिर संस्कृति, मातृ मूल्य, किसका लोप हुआ यहाँ, का। फिर देखिए, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, कब लगाते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, हाँ, एक ही शब्द दो बार आए हैं, पुनरावृत्ति हुई, तब क्या लगाएंगे हम, योजक चिन्ह बीच में। नहीं, तो बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह। शब्दों की क्या हो गई, पुनरावृत्ति। दो क्रियापद यदि शांत हो, खाना भी एक क्रिया है, पीना भी एक क्रिया है, तो इन दोनों के बीच क्या लगाएंगे, योजक शब्द। इन दोनों के बीच क्या लगाएंगे, योजक शब्द। यहाँ देखिए, नाचना है एक क्रिया है, फिर देखिए योजक चिन्ह लगा, फिर क्या लिखा है, कूदना भी एक क्या है, क्रिया। तो दो क्रियापदों के बीच में, जब दो क्रियापद एक साथ हों तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अवतरण या उद्धरण चिन्ह को पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चा है, कर ही देते हैं। अब देखते हैं इसको, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। ये देखो कामायनी, ये क्या है, किसी कवि द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो ये क्या है, कामायनी। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, अवतरण चिन्ह से। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हमारे क्या है, उद्धरण चिन्ह। इसको ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लगाते हैं, ठीक है। जब किसी प्रसिद्ध कवि की उक्ति होती है या कथन होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है तुल्यता बोधक चिन्ह। यहाँ देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बीच में किसका चिन्ह लगा है, तुल्यता बोधक। ये देखिए बराबर का ऐसे चिन्ह लगा, इसे क्या कहते हैं, तुल्यता बोधक। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होगा। इसको काट देंगे, 1 क्विंटल बराबर क्या होगा, 100 किलोग्राम होगा। ये नहीं रहेगा, 1000 लिख गया है। 1 क्विंटल बराबर क्या होगा, 100 किलोग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, तुल्यता बोधक चिन्ह। इसको 100 कर लेंगे ना आप। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 किलोग्राम। फिर देखें
कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है? अर्थ को और अधिक स्पष्ट करता है। जैसे वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी। तो पराबैंगनी को क्या कर दिए, ये अल्ट्रावायलेट क्या लिखा है, अंग्रेजी के शब्दों में लिखा है। इसकी जगह इसने वैज्ञानिकों ने क्या लिख दिया, पराबैंगनी किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो इसको क्या कर दिया, अल्ट्रावायलेट को और अधिक स्पष्ट करके लिख दिए। अल्ट्रावायलेट को क्या किए, और अधिक स्पष्ट किए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कोष्ठक होता है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कोष्ठक। शब्दों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है। फिर आता है एक लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ये देखिए ऐसे ऐसे, ये क्या है, लोप चिन्ह है। लोप चिन्ह, स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की क्या है, धड़कन है। तो इसको हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो ये हमारा क्या है, लोप चिन्ह है। पाद चिन्ह, तारक चिन्ह, यह स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग होता है। ऐसे देखिए, ऐसे ये चिन्ह क्या है, स्पष्टीकरण के लिए है। फिर पुनरुक्ति शब्द क्या होती है, अनुवृत्ति चिन्ह। इसे अनुवृत्ति चिन्ह भी कहते हैं। रोहिणी बाजार जा रही है, रोहिणी बाजार जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, आकांक्षा बाजार जा रही है। तो इस आकांक्षा बाजार जा रही है को हमने गायब करके इसके जगह क्या लिख दिए, ऐसे ये पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिए। ठीक, तो ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है। फिर आता है निर्देशक चिन्ह। इसमें क्या होता है, निर्देशक चिन्ह में मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। जैसे हमने लिखे शब्दालंकार और क्या लिख दे, उभय अलंकार। तो इसको और स्पष्ट करने के लिए ऐसे चिन्ह लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे निर्देशक चिन्ह होते हैं। ये क्या है, हमारे निर्देशक चिन्ह। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्द लगाए जाते हैं। देखो ऐसे शब्द लगाए, फिर क्या लिख दिए इसमें, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। फिर बीच बीच में हमने क्या लगा दिए, कॉमा, जिससे ये क्या हो गया, और अधिक स्पष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा विराम चिन्ह यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलंकार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।